संपत्ति को ट्रांसफर करने का बहुत सारा तरीका होता है। अब गिफ्ट डीड बना सकते हो, रेलिंक्विशमेंट डीड बना सकते हो, पार्टीशन डीड बना सकते हो, फैमिली सेटलमेंट डीड बना सकते हो, या फिर वील यानी कि वसीयत के थ्रू भी आप कर सकते हो। लेकिन ये सारा का सारा जो तरीका है, अगर आप सही से करोगे तभी इसको वैलिड माना जाएगा, नहीं तो कोर्ट में उस चीज को जा करके चैलेंज करने में 2 सेकंड नहीं लगता है, कोर्ट उसको खारिज कर देंगे। और एकदम लास्ट में आपको बताऊंगी कि स्टैम्प ड्यूटी का चक्कर क्या है। कुछ केसेस पर स्टैम्प ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं है इसका, और कुछ केसेस पर मैंडेटरी है। क्या ये सारा का सारा चीज, चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर रिलेटेड सीरीज में, बेस्ट वे टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एपिसोड नंबर 2। आज इस वीडियो में बात करूंगी फैमिली सेटलमेंट डीड के बारे में। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड दिलो, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। तो फैमिली सेटलमेंट डीड, अक्सर हम लोग एडवोकेट सजेस्ट करते हैं कि आप अपने तरफ से कोई काउंसिल को अपॉइंट कीजिए, यानी कि एडवोकेट को अपॉइंट कीजिए, ताकि उनके सही सलाह से आप ठीक तरीके से ड्राफ्ट करो, ताकि वहां पर कोई एम्बिग्विटीज, कोई डाउट्स वगैरह नहीं रहे। हाल ही में एक ऐसा जजमेंट सामने आया है जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर फैमिली सेटलमेंट डीड को इस तरीके से बनाया जाता है तो कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस या फिर स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ता है। मैंडेटरी नहीं होता है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस पे करना। यहीं पर कानूनी बात कर लेते हैं, दैट इज सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी बेसिकली बोलता है जहां पर कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है या फिर एक्सटिंग्विश किया जा रहा है, वहां पर रजिस्टर करना उस डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी हो जाता है, जो कि हो रहा है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति को लेकर के, मस्ट बी रजिस्टर्ड। अभी यहीं पर सेक्शन 49 ये आपके ऊपर एक रोक लगाता है। कैसा रोक? अगर कोई डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करवाया गया है, तो उस दस्तावेज को एविडेंस के रूप में मान्यता ही नहीं मिलेगी, क्योंकि सेक्शन 49 एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में बात करता है। और वो दस्तावेज के थ्रू कोई भी राइट क्रिएट नहीं किया जा सकता है या फिर कोई भी राइट को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है। यस, दैट्स द लीगल पोजीशन। अभी यहीं पर करुकांडा चलापति राव एंड अदर्स वर्सेस करुकांडा अन्नपूर्णा संपत कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, जरा ये पर्टिकुलर जो व्यक्ति है ना, ये गलत चीज किए थे, इससे सबक लीजिए। तो देखिए, भाइयों के बीच में बैठ करके एक फैमिली सेटलमेंट डीड बनाया जाता है बड़ों की मदद ले करके। बड़े आ करके फैमिली को आपस में बंटवारा कर देते, पार्टीशन लिस्ट तैयार किया जाता है। पार्टीशन लिस्ट के हिसाब से किसको क्या मिलना है, किसके पास कितना पोर्शन जाना है, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट नहीं था, जरा इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। अभी यहीं पर एक फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, एक खररुनामा आपस में बनाया जाता है, जहां पर कुछ पास्ट ट्रांजैक्शन यानी कि अतीत में हुई है कुछ पैसों का लेन देन, उसके बारे में जिक्र किया जाता है। जैसे कि देखिए, 3 भाई मिस्टर ए, बी एंड सी। सी कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए दे दिया जाए, मैं मेरा ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, पैसा पेमेंट हो जाने के बाद मैं प्रॉपर्टी का पोजीशन वेकेट यानी कि खाली कर दूंगा, आप लोग वहां पर रह सकते हो। ही होता है, 2 लाख रुपए उनको मिल जाता है, पैसा का जो रिसिप्ट है वो भी मिल जाता है। इन द मीन टाइम ये सी जो है ना, ये अपने लीवर डिजीज के चलते हॉस्पिटलाइज हो जाता है, और ये लीवर के बीमारी के लिए हॉस्पिटल में कुछ दिन उनको रहना पड़ता है। अभी इसी बीच में होता क्या है, जब हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल ही रहा था, उनका ये एलिगेशन था मेरे अनुपस्थिति में ये फैमिली सेटलमेंट डीड के थ्रू सारे के सारे लोग मेरे संपत्ति के ऊपर कब्जा बना रहे हैं, और इनके जो पत्नी है ये कहने लगे कि एल्डर्स के हस्तक्षेप करने के वजह से हम लोगों को सही से हमारा पोर्शन नहीं मिला है। यही फैक्ट आपस में एक डिस्प्यूट पैदा कर देता है, रंजिश क्रिएट हो जाता है, और ये 2 भाई के अगेंस्ट कोर्ट में जा करके केस दाखिल कर देते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, इविक्शन दावा डालते हैं, और इसी के साथ ही साथ परपेचुअल इंजंक्शन जारी करने की मांग रख देते हैं। अभी जरा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो फैमिली सेटलमेंट डीड था उसको रजिस्टर नहीं करवाया गया था, वो एक अनरजिस्टर्ड अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट था।
क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ पास्ट ट्रांजैक्शन के बारे में मेंशन किया गया था और डीड में ये लिखा भी जाता है, ये सिर्फ हम लोग कर रहे हैं कि ताकि हम लोग भूल ना जाए कि किसके पास कौन सा पोर्शन जाना है, से किन को पैसा मिला है। तो यहीं पर ट्रायल कोर्ट में केस चलता है, आगे मैटर हाई कोर्ट पहुंचता है, 1986 से मैटर चल रहा है, ठीक है ना, और अभी जा करके जजमेंट आ रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। तो सीधे जान लेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, जिससे ना ही कोई संपत्ति में अधिकार बन रहा है, ना ही किसी का राइट तैयार किया जा रहा है, ना ही कोई इंसान अपना राइट को छोड़ रहा है। ये सब चीज उस डीड से नहीं किया जा रहा है। तो उस फैमिली सेटलमेंट डीड को रजिस्टर करना, उसके ऊपर प्रॉपर्ली स्टैम्प ड्यूटी पे करना भी जरूरी नहीं होता है। लेकिन वो सारा फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट जहां से अधिकार तैयार हो रहा है, किसी के नाम पर अधिकार जा रहा है और कोई इंसान अपना अधिकार छोड़ रहा है, नया नया अधिकार तैयार हो रहा है उस डीड के थ्रू, वहां पर मैंडेटरी है। अभी तो अनरजिस्टर्ड फैमिली डीड को किस काम में लगाया जा सकता है, पार्टीशन हुआ है कि नहीं, अभी कौन पोजीशन पर है, कौन एंजॉय कर रहा है, कंडक्ट बिहेवियर ऑफ द पार्टीज देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण से समझे, मान लीजिए आपके पास एक जॉइंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि पैतृक संपत्ति, आप अपने 4 बेटों में उसको बंटवारा कर देना चाहते हो, तो क्या करना है। सबसे पहले जरा सोचिए, यहाँ से किसी के पास अधिकार जा रहा है, किसी का अधिकार छीना जा रहा है, या फिर किसी के फेवर में अधिकार तैयार किया जा रहा है, यानी कि जो चीज डायरेक्टली वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। अगर ये सवाल का आंसर यस में आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना और स्टैम्प ड्यूटी पे करना मैंडेटरी है आपके लिए। यहीं पर कंक्लूजन में आपके लिए पंजीकरण की आवश्यकता तब होती है जब कोई दस्तावेज 100 रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में कोई अधिकार बनाता है, घोषित करता है, निर्देश करता है, सीमित करता है या समाप्त करता है। उदाहरण में विक्रय विलेख, उपहार विलेख, बंधक, पट्टे, 1 वर्ष से अधिक और विभाजन विलेख शामिल है। यदि कोई दस्तावेज अचल संपत्ति के शीर्षक या स्वामित्व को प्रभावित करता है तो पंजीकरण अनिवार्य है। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं बन रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी पे करना जरूरी नहीं होता है। लेकिन जिसके तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, किसी के फेवर में अधिकार जा रहा है, कोई अपना अधिकार छोड़ रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वहां पर उसका ड्यूली रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी पे करना अनिवार्य होता है। जरा जान लीजिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है, एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर आपका जो ओपिनियन है बता के जाइएगा मुझे। तो मिलती हूँ आपके साथ इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।